उन्होंने जेन्युइन दिया कि सर पैसे को लेकर के ऐसा होता। चलो ठीक है, डन। नेक्स्ट आओ, एडल्ट सफरेज। नेक्स्ट हेडिंग, एडल्ट सफरेज। हाँ फीचर नेक्स्ट। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब होता है वयस्क मताधिकार। सिंपली वयस्क मताधिकार का मतलब क्या हुआ? सिंपल, इंडिया में कोई भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का क्या दे सकता है? वोट दे सकता है। इसको लेकर के बहुत अच्छी क्वेश्चन पुटअप भी होते हैं कि शादी की एज 21 है, वोट देने की 18 है, क्यों? बताइए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था। शादी की एज इंडिया में कितनी कर दी गई? 21 ना। और वोटिंग एज 18 ही है अभी, क्यों? अरे अरे ये जेन्युइन मजाक का क्वेश्चन था, आंसर। अरे आप एक जब मॉक लिए जाते हैं इंटरव्यू वगैरह, तो वहां पे क्वेश्चन भी इसी स्टैंडर्ड का उठाया जाता है, तो आंसर भी उसी स्टैंडर्ड का होना चाहिए। बात को ऐसा मत सोचिए कि आपको सीरियस वाली कोई बात पूछेगी। क्वेश्चन कई बार क्रॉस क्वेश्चन जब इंटरव्यू लिए आते हैं, तो वहां पे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है इस चीज को लेकर के, तो वो जोक के मोड में तो आप भी ठीक है, कोई ऐसा चल, बहुत सीरियस नहीं रहते हैं। इंटरव्यू में बिल्कुल ऐसे जाके बैठ रहे हो तुम चेयर पे, बिल्कुल इसलिए वो भगा दे तुम्हें। तुम क्या आदमी हो कि क्या हो, मतलब होता है ना। क्योंकि देखो डीएम का पता नहीं, डीएम या आप अपने यहाँ के मिले हो किसी डीएम से, आईएएस से मिले हैं? कितना सीरियस रहते हैं, जब देखो तो गोली मार देंगे आपको। बात को समझ लो ना, ऐसा माहौल बना रखा ना आईएएस पीसीएस को लेकर, आईएएस वाले आईएएस क्या है तो इंसान ही ना। तो जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है, आपसे क्वेश्चन है इसका, इसके तरीके से पूछा था बच्चे से, जब हम लोग मॉक लिए थे, तो बंदा प्रिपेयर हो ही जाता है चीजों, तो उसने बड़ा सही जवाब दिया, और वही जवाब जनरल बनता है कि सर हस्बैंड वाइफ को संभालना ज्यादा मुश्किल है देश को संभालने से। लॉजिक है। क्यों? आप देश कब संभालते हैं? 18 में संभाल लेते हैं, 18 ईयर वोट दे रहे हैं, और शादी में 21 कर रहे हैं। लॉजिक है, आप समझिए डिफरेंस। बट जेन्युइनली आंसर बताइए, इंडिया में कितना है? 18 एज है। ये कब किया गया था? पहले कितनी एज थी वोटिंग की? पहली थी 21 थी, इसको रिड्यूस करके 18 किया गया था। लिख लीजिए 1989, 61st अमेंडमेंट। राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी गवर्नमेंट, पूरा डेटा 61st अमेंडमेंट 1989। ये अमेंडमेंट आप समझ रहे हैं अमेंडमेंट क्या होते हैं? अब सभी लोग नए हैं, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? ध्यान से, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 में क्या हुआ? पास हुआ। अब मेरे को इसमें चेंज करना है, तो जो सबसे पहली बार मैंने कुछ चेंज किया होगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट। अब आया समझ में? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करके अमेंडमेंट है, तो 61st अमेंडमेंट जो था उसमें इस तरीके का चेंजमेंट हुआ है। ठीक हो गया चीज? तो 21 ईयर होता है। देखिए सिंपली दिया, योर टेक्स्ट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इसको एडल्ट फ्रेंचाइज भी बोलते हैं कई जगहों पे। सिंपल भाषा में, आप सभी लोगों ने वोट दिया है, सबने दिया होगा वोट। कहां पे दिया है आपने? मतलब सेंटर के लिए दिया है या फिर स्टेट के लिए दिया है? स्टेट के लिए। इंडिया मैप में कहां कहां पे आप वोट दे सकते हैं? आप कहां, मतलब किस किस जगहों के लिए वोटिंग के लिए हैं इंडिया के लोग? नोट कर लीजिए। पहले आप लोग एलिजिबल हैं फॉर द लोकसभा, दूसरे के लिए आप एलिजिबल हैं फॉर द राज्यसभा, ध्यान से नोट करना, फिर क्रॉस कराऊंगा मैं। फिर इंडिया में इलेक्शन होता है फॉर द स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली। फिर होता है आपका लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में होते हैं दो, एक होता है आपका पंचायत, और दूसरा होता है म्यूनिसपैलिटीज में भी सुना होगा आपने, TIES, म्यूनिसपैलिटीज। ठीक है, ये आपके इलेक्शन होते हैं मोटा मोटी, जिसके लिए आप जो एलिजिबल हैं वो राज्यसभा के लिए एलिजिबल नहीं है। लोकल अथॉरिटी में पंचायत जो होती है ये 3 लेवल पे होती है, ध्यान से। तो इन दोनों लेवल के लिए भी आप एथोराइज्ड नहीं है, ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक है, पंचायत के दूसरे और तीसरे लेवल पे, और राज्यसभा के लिए आप एलिजिबल नहीं है, बाकी के लिए आप एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, तो आप वोट दे सकते हैं। क्या है ये हम लोग आगे वाले टॉपिक में समझेंगे, मतलब आने वाले में क्या है कैसे है। तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। डन, हटाओ, चलो नेक्स्ट आओ।
इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। भारत की जुडिशरी कैसी है? इंडिपेंडेंट होती है। तो सबसे पहले मैंने आपको तीनों अथॉरिटी बता दी इंडिया में। ये तीन आपके क्या होते हैं? कोर्ट होते हैं, विच इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट, पहला हुआ आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या सीसी को कई जगहों पे सबऑर्डिनेट कोर्ट भी बोलते हैं। कंडीशन देखो, कह रहा है इंडिपेंडेंसी का मतलब होता है कि जो इंडिया में कोर्ट है उस कोर्ट के अगेंस्ट में, ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति या इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट इवन किसी के पास अथॉरिटी नहीं है जाने की। कोई भी कोर्ट का मतलब है लोअर कोर्ट की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ मोदी जी कानून बना सकते हैं? तो आंसर है नहीं। क्लियर हुआ? यह है उस कोर्ट की क्या? इंडिपेंडेंसी। सही है कि गलत? सही है कि गलत? भाई लॉजिक बात है, मैंने अभी आपको बताया, कानून बनाने की अथॉरिटी आपकी, चेक करने की मेरी। अब चेक करने में भी अगर आप इन्वॉल्व हो जाओगे फिर तो खत्म होगी कहानी। लॉजिक बात है ना, कानून एक व्यक्ति बनाए, एक व्यक्ति चेक करता है तो समझ में आता। एक ही बना करके, अभी हुआ था ऐसा थोड़े दिन पहले, मोदी जी में बहुत इसमें बड़ा माहौल बना था देश में। मोदी जी ने इंडिया में जो सीजे होते हैं, चीफ जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, इस सुप्रीम कोर्ट में एक होते हैं आपके सीजे, CJI, ठीक है, और 33 अभी हमारे क्या हैं? जज। ये अभी मोटा मोटी होता है अप्रोक्सीमेट। तो ये जो CJI को अपॉइंट करना होगा, ध्यान से समझना, इस CJI को जो अपॉइंटमेंट था, इस अपॉइंटमेंट में जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा इसमें से, वो ऑटोमेटिकली कायदे में CJI बनना चाहिए रूल के हिसाब से। लेकिन हुआ ये था कि अपॉइंटमेंट के लिए मोदी जी एक बिल लेकर के आए। उस बिल के अंदर पहला था 2 जज और लॉ मिनिस्टर, भारत के जो विधि मंत्री हैं, लॉ मिनिस्टर वो, और अपोजिशन का लीडर। समझो, जज को बनाने के लिए लॉ मिनिस्टर किस में आ गया? एग्जीक्यूशन में। याद है मोदी जी वाला? तो लॉ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव बॉडी जुडिशरी में इन्वॉल्व हो रही कि नहीं हो रही है? सीधे सीधे। तो कल को क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो जुडिशरी के अंदर बंदे अपॉइंट होंगे, जजेस होंगे, वो जितने भी मिनिस्टर होंगे उनके रिलेटिव होंगे? पॉसिबिलिटी है। तो अगर वो हो गए तो फिर तो खेल खत्म। किसी भी मिनिस्टर के अगेंस्ट में कोई केस आया कोर्ट में और उसी का बंदा कोर्ट में जज बना रखा है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो आप किसके भरोसे बैठ, अभी भी कितना भी इंडिया में दिक्कत हो जाए, वो बहुत अच्छी बात बोलता है, आपने मूवी देखी होगी जॉली एलएलबी, लास्ट की स्पीच याद कीजिए, फर्स्ट में क्या बोलता है कि चाहे जितनी भी दिक्कत हो जाए लेकिन लोगों को ट्रस्ट क्या रहता है कि मैं तेरे को कोर्ट में देखूंगा। इसका मतलब लोगों का भरोसा कोर्ट में है। और अगर इस तरीके की सीन, कि आपको लगता है कि आप किसी के अगेंस्ट में गए कोर्ट और जो बंदा कोर्ट में जज है वो उसी का है, फिर तो मैट्रिक खत्म हो गया ना। इसीलिए क्लियर हो रखा है कि साहब इंडिया में जुडिशरी कंप्लीटली क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसमें किसी का मिक्सअप नहीं हो सकता, एग्जीक्यूशन का भी नहीं, लेजिस्लेशन का भी नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने मिक्सअप किया तो एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं कंटेम्प्ट। सुना है आपने? मूवी में सुना होगा ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुना है? अवमानना बोलते हैं। 2 तरीके का कंटेम्प्ट कोर्ट का होता है, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। नोट कर लीजिए, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल। कोर्ट की आप 2 तरीके से बेइज्जती कर सकते हैं। सिविल कंटेम्प्ट में वार्निंग दी जाती, पहले होता क्या है जान लीजिए। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? सिविल का मतलब होता है ओरल या कोई साइन आपने कोर्ट के अगेंस्ट में बनाया है, बोला है, और ये होता है सिविल रिटन, मतलब क्रिमिनल में होता है रिटन, कोई भी चीज आपने कोर्ट के अगेंस्ट में बोल दी। समझ गए? मैंने कोर्ट को बोला कि कोर्ट का डिसीजन खराब है, जज बेवकूफ आदमी है, ये मैंने बोल दिया, तो ये बात कोर्ट की सिविल कंटेम्प्ट में गई। कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए आपको सजा नहीं है, इसके लिए आपको क्या है? वार्निंग है। सही बात है, हो जाती है, कई बार होता है ना सर, टंग स्लिप कर गई, बोल दिया गलती हुई फलाने का, अब ठीक है। लेकिन अगर आपने छाप दिया रिटन फॉर्मेट में, इसका तो मतलब आपने जानबूझ करके किया है, क्योंकि रिटन गलती से नहीं छप सकता। पूरा आपने कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में पूरी किताब या कोई पैराग्राफ चैप्टर लिख दिया, वो कैसे भाई साहब? तो इसमें फिर आपको प्रोविजन है कहां जाने का? बड़े घर।
जेल। तो दिस इज कॉल्ड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इसीलिए मैक्सिमम कंटेम्प्ट जितने भी होते हैं वो सारे कंटेम्प्ट जो डिबेट वगैरह पे बोले जाते हैं, आपने देखा होगा जितनी भी डिबेट उठा करके देख लो, सभी डिबेट में किसी भी कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में कोई नहीं है। भले वो डिबेट किस पे कराई जा रही है, डिसीजन पे कराई। बहुत देखो देख क्या बोलते हैं, जब जितने भी नेता लोग होते हैं सबका माहौल बना रहता है, क्योंकि पता अगर कल को कुछ बोल दिया, जानते हो सब गधा ही बैठे रहते हैं डिबेट में। तो डिबेट में आप कितने पढ़े लिखे बैठते हैं? डिबेट में कौन वहां पे पीएचडी वाला बैठा है? एक वो बंदा पीएचडी वाला है, सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी नाम उसका, बीजेपी वाला। हाँ रंगनाथ, वो तो अलग, वो तो इलीट लोग हैं, उनकी बात। हाँ गए थे, देखो रंगनाथन वो सब तो अलग, वो तो आईपी, वो तो अलग। फिर वो साउथ वाला जो बंदा है जो बीजेपी चेयरमैन है जो तमिलनाडु का, वो आईपीएस है। वो सब की मैं बात नहीं, मैं नॉर्मल जो आप जनरली देखते हैं, 4-5 नमूने देखते हैं ना, आज तक पास तक पे बिठाए जाते हैं सब चैनलों पे। अभी परसों नरसों मुझे फोन आया आज तक की तरफ से, 10 तक आता ना सीरियल को उनका, 10 तक नहीं, शाम को 7 बजे, अंजना अंजना ओम कश्यप का है कोई, अंजना ओम कश्यप है कोई, उसकी तरफ से डिबेट वो हो रही थी इसी को लेकर के, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना बीपीएससी वाला, तो नहीं, और उसको लेकर के। जैसा शाम को 7 से 8 के लिए, मैंने कहा टाइम मेरे पास तो नहीं, मेरी क्लास चलती है ऑनलाइन के लिए। तो ऑनलाइन उसकी कह रही थी, क्या बोलते हैं, नहीं वो उस पर लैपटॉप पे लिंक भेज देंगे, जो मीटिंग आप कर लीजिएगा चीज़ों को लेके। कई बार आ चुका है मेरे पास, सोच रहा चला ही जाऊँ एक दिन। क्या लगता है आज तक पे बोला जाए? देखो हम तो रिकॉर्ड करवाएंगे, सही बात है, हम तो सीधी बात है, तो कहने वाली बात है यार। एक वो सुदर्शन न्यूज़ पे कोई आता है, सुदर्शन न्यूज़ सुना आपने? उस पर तो कई बार कॉलेज की किसी डिबेट को लेकर के वीडियो देखी होगी, मे भी उनको लगा होगा कुछ। खैर अब क्या बात था, हाँ तो पॉइंट समझ में आया। तो काबिल लोग जब बैठते हैं वो हमेशा क्या बोलते हैं, देखो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से सहमत नहीं हूं। स्टेटमेंट समझ में आया? ऑनरेबल जो कोर्ट है उससे मैं डिसएग्री करता हूं। आपने क्या वो सिविल हुआ, बट आपने वर्ड क्या लगा दिया, ऑनरेबल, बच गए। क्योंकि अगर आपने बोला कि मैं कोर्ट से सहमत नहीं हूं, आप सीधे सीधे कोर्ट को गाली दे रहे हो। माननीय मतलब बोल दिया कि मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर एक बात से मैं आपको एग्री कर जाऊं, इसलिए बच जाते हैं। इसलिए जब भी कभी डिबेट ध्यान से सुनना, तो उस डिबेट में एक चीज नोटिस करना, जिसके भी मुंह से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निकला उसके पहले ऑनरेबल निकलेगा ही निकलेगा। अगर ऐसा नहीं निकाला तो वो कोर्ट के अगेंस्ट में प्रोटोकॉल हो जाता है, फिर समस्या हो जाएगी। वो किस में आएगा, ओरल वाले में। पर रिटर्न में तो कोई चैप्टर ऐसा होता है, जैसे इन्होंने बताया, रंगनाथन नाम को जानते हैं आप लोग? रंगनाथन समझ गए? हाँ जनरली तो सपोर्ट में ही है उसकी, और उसके साथ आशुतोष है ना, वो आम आदमी पार्टी वाला, बड़ी अच्छी डिबेट है, काफ़ी फेमस हो रखी है। उसने तो उसको बड़ा गरिया रिया दिया, थोड़ा तगड़ा वाला माहौल बना दिया। करें क्या यार, देखो आदमी एलीट रहेगा एलीट लोगों के साथ। अब बैठा दिया आपने पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे नमूने जिनको कुछ नहीं पता है। समझो एक आईपीएस बंदा बैठा हुआ है डिबेट कर रहा है, और उसके साथ वो लोग बैठे हैं जो ग्रेजुएशन से थोड़ा 10th पास नहीं है, और वो जब आईपीएस को ज्ञान देंगे तो आप खुद सोचो भाई, आप एक स्कॉलर हैं, आपने अच्छी खासी नॉलेज गेन कर रखी है, आईएएस हैं आईपीएस हैं, आप ठीक ठाक हैं व्यक्ति, और आपके सामने एक 10th पास बंदा ज्ञान दे रहा, और लॉजिकली कोई है ज्ञान, मैं ऐसा नहीं कहता वो गलत कह रहा होगा, बट उसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, तो मूड खराब होता है कि नहीं होता है? अब समस्या क्या, टीवी तो मार वो नहीं सकते, नहीं तो कई बार देखा वो चल जाते हैं। वो कांग्रेस में जो आंटी जी एक हैं, अजवाई नहीं आज, क्या नाम है उसका, भूल गया, समझ गए? कांग्रेस की वजह जनरली जो है बड़ा बोलती है, वो डिबेट पे आती रहती है जनरली, समझ गए? उसको गाली वाली आंटी फेमस हो गया है, जिसको देखो उसको ही गाली दे रही है यार, वो अलग ही लेवल पे है। चलो इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नेक्स्ट आओ सेकुलर स्टेट, नेक्स्ट आओ सेकुलर स्टेट, धर्म निरपेक्ष, सेकुलर स्टेट धर्म निरपेक्ष। ये सामने आप सारे रिलीजन के साइन देख रहे होंगे। इंडिया में हम लोग क्या है, सेकुलर स्टेट कंसीडर होते हैं। जैसा इन्होंने वर्ड यूज किया, ध्यान से समझ लीजिए। जो सेकुलर वर्ड होता है, इट कंटेन 2 टाइप ऑफ, एक होता है रिलीजन बेस्ड और दूसरा होता है कम्युनिटी बेस्ड। ये ध्यान से नोट करना, रिलीजन बेस्ड और कम्युनिटी बेस्ड। रिलीजन बेस्ड का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं धर्म निरपेक्ष, और इसको बोला जाता है पंथ निरपेक्ष। दोनों में से जो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है वो ऑप्शन है आपका दूसरा वाला। देखो इसका मतलब है हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन आपस में बराबर है, यही हुआ इसका मतलब। सभी रिलीजन इक्वल आप कॉमन होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। इस स्टेटमेंट में क्या यह दिया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय बराबर हैं?
हिंदू बराबर है किससे? मुस्लिम से। मुस्लिम बराबर है सिख, ये इक्वल हो गए ना। बट हिंदू के अंदर आप ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, एक बनिया, क्या ये तीनों बराबर हैं? तो आंसर है इसमें तो ऐसा नहीं है। इसीलिए इंडिया ने जो सेकुलर की मीनिंग चुनी वो क्या चुनी? कम्युनिटी, यानी हिंदू के अंदर की जो कम्युनिटी है वो सब आपस में इक्वल है। अब बोलो, तो लॉजिक है, हिंदू के अंदर की कम्युनिटी जब आपस में इक्वल होगी तो हिंदू तो इक्वल हो ही गया ना। तो ज्यादा बेहतर फिनोमिना कौन सा होता है? कम्युनिटी बेस्ड। इसीलिए बोलते हैं कम्युनिटी बेस्ड सेकुलरिज्म इंडिया को। ठीक है, तो इंडिया का लिख लो, इंडियन सेकुलरिज्म इज नोन एज कम्युनिटी बेस्ड सेकुलरिज्म, पंथ आधारित, पंथ आधारित निरपेक्षता, जो भी बोलते हैं धर्म निरपेक्षता। ठीक है, इसीलिए वर्ड ध्यान से लिखिएगा, इसको बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। जब पढ़ा जाता है हिंदी में तो इट इज कॉल्ड पंथ निरपेक्ष, और जनरल वर्ड क्या होता है आपका? धर्म निरपेक्ष। इसीलिए पंथ होते हैं भाई, और बहुत कॉमन होता है ये तो। आप हिंदू और मुस्लिम, आप में से कितने व्यक्ति हैं जिनके बगल में एक मुस्लिम बच्चा आकर के बैठ जाता है तो आपको कोई ऐसा इश्यू नहीं होगा? लिखने में, पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छी बात है। सेम कहानी होती है, घर में किसी मुस्लिम फैमिली की आती है, आपके घर में मुस्लिम फैमिली आती है और आपको नॉर्मल अननोन मुस्लिम फैमिली है, नोन होती तो फिर आप कंसीडर कर लेंगे, अननोन मुस्लिम फैमिली आपके घर में आई और उन्होंने बोला चाय पिला दो। आप बताइए, सेफ्टी पर्पस का पॉइंट नहीं है यहाँ पे, आपको लगे चोरी चकारी करना, वैसे नॉर्मल मुस्लिम फैमिली है। अब बताइए, उन्होंने बाहर आई और आपके गेट पे आए, बोले दीदी चाय पिला दो, आपके मन में क्या भावना? आपको दिख रहा बाकायदा बुर्का में है, प्रॉपर पता चलेगा ना कि मुस्लिम फैमिली है। अब बताइए, पिला देंगे? सही सही बात, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आज वही मुस्लिम फैमिली ऑडी से उतर रही है, और उतरी और आप गेट पे बैठे हुए थे, आप उसने बोला कि दीदी चाय पिला दो, तो और कौन पिलाएगा? तुम, परिवार पिलाएगा, हम नहीं पिलाएं, परिवार नहीं मानता है, आप पिलाएंगे। बहुत ध्यान से, वो मुस्लिम फैमिली ऑटो से उतरे और वही मुस्लिम फैमिली दूसरी कोई वो ऑडी से उतरे, आपकी मेंटेलिटी में फर्क आएगा? आएगा, आता है। आपके घर में अगर एक ऑडी से कोई व्यक्ति आ रहा है अननोन, और एक नॉर्मल ऑटो से उतर रहा है और दोनों ने पानी मांगा, किसी कास्ट का, मुस्लिम तो बहुत ही खतरनाक बात मैंने कर दी, नॉर्मल कास्ट का भी बंदा है, क्या लगता है आपको? लगता है पानी पिलाने में सोचेंगे? सोचेंगे। अगर आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे फिर तो बहुत ही आप खतरनाक हो गए, आप बिल्कुल कहां चले गए? कम्युनिटी बेस्ड सेकुलर में। फिर तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं सर, होता है कोई समस्या नहीं है, सब लोग आप पानी पियो, टेंशन नहीं। सही बात है, बट ऐसे होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि इंडिया की मेंटेलिटी जनरली ऐसी थी। इसीलिए हमने किसको चुना? इसको चुना। ये क्वेश्चन है कि वाई वी टुक, लिख लो ये स्टेटमेंट, सिविल्स का मेंस का क्वेश्चन है, वाई वी टुक कम्युनिटी बेस्ड सेकुलरिज्म इंस्टेड ऑफ रिलीजन बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड सेकुलरिज्म इंस्टेड ऑफ रिलीजन बेस्ड। ठीक है, तो धर्म आधारित चुनने की जगह पे हमने पंथ आधारित क्यों चुना, ये आपका क्वेश्चन। लिखना नहीं है, बस आपको समझने के लिए। ठीक है, इंडिया में जो रिलीजन के नाम बताओ, जो मैंने बताया उसके अलावा कोई 5, जो मैंने 6 गिनाए माइनॉरिटी, उसके अलावा कोई 5 और 4 और बता दो, 10 कर देते हैं। 6 माइनॉरिटी बता दी थी मैंने, याद है, जैन वो, उसके अलावा कोई और बताओ। 3, चलो 10 टोटल करने हैं आप लोगों को, मिल बांट के 10 बताओ। 6 वो हो गए हिंदी, ज्यूस हो गए, चलो और जुडिज्म, और जैन तो हो गए थे, हिंदू हो ना, मुस्लिम, सिख, जैन, पर्सियन, वो तो 6 बता दिए आपको माइनॉरिटी में। उसके अलावा एक्सेप्ट दैट ज्यूस 1 हो गए, चलो और ज्यूस, हिंदी इंग्लिश अलग अलग नहीं, हिंदी में यहूदी, इंग्लिश में ज्यूस, 2 हो गए सर। हिंदी मुस्लिम, इंग्लिश में मुसलमान, हो गए 2 जो है वो। ठीक है, ज्यूस, और यहीं पे आपकी सेकुलरिज्म की परिभाषा खत्म हो जाती है। समझ में आया? क्योंकि सेकुलरिज्म हम हैं और क्या हम रियल में हैं, दोनों बहुत डिफरेंस हो जाता है। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा सेकुलरिज्म का असली मतलब क्या होता है। अच्छा, हिंदू के अंदर कम्युनिटी बताओ, हिंदू में कम्युनिटी बताओ, ब्राह्मण एक, और और डोम, हाँ, और बताते चलिए, और
ये है आपका खतरनाक वाला सेकुलरिज्म। देखा डिफरेंस में क्यों? अच्छा देखो, बड़े बेशरम, मैं पूछ भी रहा हूं, बता भी रहे हो। अरे तुमको पता है, अगर तुम इसका मतलब तुम सीधे सीधे कास्टिज्म में बिलीव कर रहे हो। बात को तो समझो यार, स्टेटमेंट क्यों आपसे पूछा जा रहा है? अगर मैं हिंदू का पूछा, मुस्लिम, तो रिलीजन का मैंने इसलिए पूछा अलग, क्योंकि सर रिलीजन अलग अलग में एक साथ रह रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने हिंदू के अंदर की माइनॉरिटी गिनानी शुरू कर दी, यही कम्युनिटी, इसका मतलब आप सीधे सीधे कास्टिज्म पे आ गए। कास्टिज्म समझते हो? कास्ट को प्रमोट कर रहे हो कहीं ना कहीं, जातिवाद, बनिया क्षत्रिय जो गिनाया वहां तक तो ठीक था, और जो खतरनाक खतरनाक आप चले को बोलना नहीं, अंदर हो जाओगे। इंडिया में पता है जो रिलीजियस माइनॉरिटी एक्ट 1955, अगर वो वर्ड आपके मुंह से निकल गया राइट नाउ, सीधे अंदर। ये तो अच्छा है कि मैं नहीं बोल रहा हूं, आप उधर से बोल रहे हो, यहां से रिकॉर्ड हो रही चीजें, समझ रहे हो? हाँ तो ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, बट इसीलिए हमने क्या चुना, कम्युनिटी बेस्ड है। तो आपने जो भी वर्ड यूज कि मैं हमेशा अनटचेबिलिटी को लेकर एक ही क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके यहाँ जो कामवाली आ रही है, उस कामवाली के साथ बैठ के आप डिनर कर सकते हैं? जो भी मेड आपके यहाँ आती होगी, कोई ना कोई आती होगी मेड, क्या उसके साथ सेम डाइनिंग टेबल पे खाना खा सकते हैं? परिवार को छोड़ो, तुम बताओ यार, परिवार पे ऊपर क्यों ब्लेम कर रहे हैं? परिवार, हद हो गई यार, परिवार अपना बताओ, परिवार के ऊपर बिल फाड़ रहे, अपना बताओ। तुम खा सकते हो, थाली अलग अलग है, इतना भी नहीं ज्यादा क्लोज, उसकी आपकी प्लेट है, उसकी आपकी अपनी प्लेट है, अब बताइए। सेम डिनर पे जो से अपना कि तू भी बैठ मैं भी बैठ, खाते आराम से खा सकते हैं। वाह। अब यही पे मेड है जो आपके यहाँ कमोड साफ करने आई है, अब बताइए। स्वीपर आता नहीं, आपने देखा गटर साफ करने, आपके देखा सीवर साफ करने के लिए आते हैं, नहीं लोग आते हैं, उनको ऊपर बुला के बोला भैया आओ लंच कर लो, जो साफ करके निकला आपने बोला हाथ पैर धुला और लंच कर लो, साथ में कर लेंगे? सही सही बता ना, देखो यार भाई, क्योंकि मेरे को तो पता ही आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन ऐसा ना दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा हम सही आदमी ना सर, हम ऐसा नहीं सोचेंगे। रियलिटी समझ में आ गई? तो इसका सीधा मतलब अभी भी आप अनटचेबिलिटी से कहीं ना कहीं अफेक्टेड हैं। कहने के लिए आप बोलते हैं सर हम अनटचेबिलिटी नहीं मानते, बट यहाँ पे क्या है, आप अनटचेबिलिटी मान रहे हैं। बट दिक्कत यह है कि अगर आप सिविल सर्विसेज निकालने की सोच रहे हैं तो अनटचेबिलिटी धीरे धीरे कम करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि हो सकता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जात सबसे नीची है वो आपके पास एक कंप्लेंट करने आया, और आप ब्राह्मण, और वो उसी ड्रेस में आया जिस ड्रेस में वो काम कर रहा है, उसको कोई दिक्कत हो गई? वो एकदम से वैसे ही, जैसे नहीं पूरा वैसे ही निकल करके आपके पास आ गया कि सर ये दिक्कत है, आप कहें ब्राह्मण, आपका अलग ही माहौल बन गया, तेरी हिम्मत कैसे तू अंदर आ गया, वापस बाहर निकल, पहले वहीं आके बात करेंगे। नहीं अरे ये बहुत कॉमन होता है, मैंने उस दिन बताया था कानपुर के डीएम का बहुत फेमस ये हुआ था। क्लियर? तो बिल्कुल सही बात, अभी भी आप हल्के से कास्टिज्म को समझते हैं, या फिर जो क्या अनटचेबिलिटी उसको मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे 6 महीने में भूल जाओगे। और ये ऐसा होना, अगर आपसे बोला आपका आंसर क्या होगा, नहीं सर हमें कोई दिक्कत नहीं, कितना भी आपसे कोई बोले क्या अरे हमें तो पता है तुम्हारा, कोई दिक्कत, आपको सब पता, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आंसर आपको भी पता है, लेकिन बोलना क्या है कि सर जो हो जाए, क्योंकि वो जानबूझ करके सामने वाला व्यक्ति आपको निकलवाना चाह रहा है कि ये कास्टिज्म और ये क्या नाम अनटचेबिलिटी को क्या कर रहा है, मानता है, नहीं मानता है। तो किसी भी कीमत पर आपको ये एक्सेप्ट करना ही नहीं है कि सर मैं नहीं करूंगा। अब आया समझ में आंसर? तो कुछ भी हो जाए, सामने वाला जितने भी आईएएस बैठे हो, इंटरव्यू ले रहा हूं, आपने बोला नहीं मैं नहीं मान, बिल्कुल खा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ यहां पे एक पॉइंट मैं कंसीडर जरूर करूंगा, ये स्टेटमेंट आपका होना चाहिए, वो है सैनिटेशन का, क्योंकि वो बंदा जिस जगह से काम करके आया वो थोड़ा सा सफाई मांगता है, और सीवर साफ करके आ रहा है, अब सीवर साफ करने वाला व्यक्ति खुद खाएगा, खुद भी बीमार होगा उसी ड्रेस में, और हमारे साथ खाएगा, मैं भी बीमार होऊंगा। तो मेरा एक पॉइंट है, मैं इस पॉइंट पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा, क्या कास्ट पे, मैं डिस्क्रिमिनेट करूंगा वर्क की बेसिस पे। उसको बोल दीजिए वो हाथ पैर धुल ले, साफ सफाई से नहा ले, उसके बाद बैठ के खाए, मुझे कास्ट की बेसिस पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन ये अगर आप भी बोल देते नहीं ऐसा थोड़ा बहुत ही गड़बड़ कहानी भाई साहब, क्योंकि कल को दिक्कत क्या होगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना, वो इंटरव्यू लेने में कम से कम 2 या 3 ऐसे होते हैं जो एसटी एससी होते हैं, जानबूझ करके बिठाया जाता है। भाई समझ में क्यों बिठाए जाते होंगे? वो आपकी मेंटेलिटी को चेक करते हैं, इसीलिए हर एक इंटरव्यू बोर्ड में कम से कम एक एंटी जेंडर, मतलब आपके अगेंस्ट का जो जेंडर होता है वो मिनिमम 1, और कम से कम 2 आपके एंटी कास्ट, ये बिठाए जाते हैं 5 लोगों में, ये रूल है इसके लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता सब ब्राह्मण बैठे, ऐसा थोड़ी पता, आपको क्या पता, आपको केवल जो पैनल होता है उस पैनल के जो डायरेक्टर होता है मेन, उसका नाम पता, इनके पैनल में आपका इंटरव्यू, यूपीएससी जब खोलता है इंटरव्यू एक दिन पहले, तो एक दिन पहले आपको पता चलता है कि फला आदमी के पैनल में पड़ा, बस उस फला आदमी के अंदर 4 लोग और हैं, वो 4 कौन से किसी को नहीं पता। अब आपको तो पता नहीं हिंदू है, मुस्लिम है कि एससी एसटी है, भगवान जाने क्या, एक फीमेल होती है जानबूझ करके, क्योंकि कुछ फीमेल के ऐसे मैटर होते हैं जिस मैटर पे आपसे पूछा जाता है कि आप कितने खुले हैं,
खास करके मैंने पता बहुत कॉमन डिबेट होती है एड्स को लेकर के, जनरली डिबेट पूछी जाती है, क्योंकि सीधी बात है पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, आपको गवर्नमेंट ने बोला कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करो अपने डिस्ट्रिक्ट में भाई साहब, तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर के गांव गांव में जाकर के आपको वो मेथड देने पड़ेंगे कि साहब ये यूज करो, पिल्स होती हैं, कॉन्डोम्स होती है, सब चीजें बांटनी पड़ेंगी, बीइंग ए डीएम। अब आपको तुम्हारे शर्म के आप मर जा रहे हो, लॉजिक बात है। अगर आप गए तो वहां पे एक उसको समझाने के लिए गांव में, आपको पता गांव देहात में समझाना कितना खतरनाक हो, आप अपने पापा को तो समझा नहीं पाते हो, समझा लेते हो, आप कुछ कह रहे हो वो कुछ, जबकि पढ़े लिखे हैं आप, दो पढ़े लिखे की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहे, तो एक पढ़ा लिखा और एक अनपढ़ की फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, और गांव का अनपढ़ तो और खतरनाक है। मैंने था मनोज का एग्जांपल तुरंत ही बता दिया, तुम लोग नहीं थे। मनोज एक आईपीएस से बंदा, वो जब गया समझाने के लिए उसके लिए ओपन जो होता है, खुले में नहीं जाते हैं, समझ गए, तो वो बेचारा गया सुबह सुबह, वो देखो पंचायत, वो रेड मारने के लिए, तो वो भी सुबह सुबह बीइंग डीएम, मुझे बंदा था आईपीएस था, वो गया साथ में, तो उसने एक बुजुर्ग को पकड़ा, वो लोटा लेके आ रहे थे वापस, सब हो गया था, वापस आ रहे थे, तो उनसे बोले कि भाई साहब गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसने बहुत अच्छे, वो मेरे को स्टेटमेंट हमेशा याद, जब भी ये बात छिड़ते हुए स्टेटमेंट आता है, क्या बोला पता है, मेरा पेट मेरा खेत, तू कौन होता है बोलने वाला, आप जवाब बताओ क्या कर लोगे। वो मेरे को कह रहा, उसने फोन किया शाम को कि सर ऐसे ऐसे कह रहा था, मैं क्या बोलूं। हमने कहा अच्छा पॉइंट तो जेन्युइन उठाया उसने, उसका अपना खेत चाहे जो करे, और बाकी पेट का तो क्या ही कहूं मैं आपसे, लॉजिक बात भी सही है, बट रूल के हिसाब से तो आप समझ सोचो, ऐसे लोगों को आपको रोकना है कि आपको ओपन में नहीं जाना है। पोलियो सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी में आपने देखा अभी भी केसेस आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि ये हिंदू लोगों की चाल है, कॉन्स्पायरेसी है हमारी फर्टिलिटी को कम करने के लिए, बहुत नहीं बुलाते वो, कहते अब आप सोचो, अब आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर पोलियो का एक केस आया तो आप सस्पेंड हो जाओगे, आपकी नौकरी पे बात आ गई, अगर आप पिलाने जाओगे तो हम पिलाएंगे नहीं, हम मर जाएंगे, लेकिन हम नहीं पिलाएंगे क्योंकि तुम हमें क्या बनाने आओ, स्टाइल बनाने आए हो, ये उनका स्टेटमेंट रहता है। अब आओ बेटा करो जो करना है, बताओ क्या कर लोगे, बताओ, तुम चाहे जितनी बड़ी तोप हो, डीएम हो, एसपी हो, ये हो, फला डिम का, नहीं वो करा, हम तो नहीं पीने देंगे, हमारे बच्चे को, जाओ। आप समझ रहे सिचुएशन, ये दिक्कत होती है आईपीएस आईएएस के लिए। तो फिर इसलिए आपको ट्रेनिंग कराई जाती है, जब वहां पे ट्रेनिंग मसूरी में जाते हैं तो वहां पे सब इस तरीके के एक से सीनियर मोस्ट आईएएस आते हैं, वो बताते हैं कि हमारे सामने ऐसे हुआ था तो हमने ऐसे डील किया है, समझ रहे हो, तो फिर आपको सीखने को मिलता, अच्छा अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, बस समझ रहे हो, ये चीजें होती हैं। खैर, तो सेकुलर स्टेट का मतलब आपने कुल मिला के धर्म मुझे नहीं गिना पाए क्या, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मुझे क्या पता, मैं तो इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे जो चीज नहीं पता होती वही तो मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे पता होगा तो बता ही दूंगा मैं। अगला ये सिंगल सिटीजनशिप, नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। आप कहां के नागरिक हैं, इंडिया के नागरिक हैं, सिटीजन कहां के हैं, अच्छा आप इंडियन सिटीजन है कैसे पता, पासपोर्ट से, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है तो मैं सिटीजन नहीं हूं, मेरे को पाकिस्तान चलाया हूं, मेरे पास जनरली पासपोर्ट, चलिए मान लिया आपका सबके पास पासपोर्ट है, सबके पास पासपोर्ट, इतने खतरनाक लोग हो तुम लोग यार, किसके पास नहीं, आपके पास नहीं है, ठीक, तो ये इनको बताओ क्या करें, भगाएं इनको पाकिस्तान। अब बताइए, हाँ बिल्कुल जेन्युइन बात कुछ हद तक। अब दूसरी चीज, एक अमेरिकन कपल यहां पे आते हैं प्रेगनेंसी में, ठीक, उनका यहां पे बच्चा पैदा हो गया, अब क्वेश्चन तो सही है, बर्थ आपका हुआ, उसका भी बर्थ हुआ यहीं पे, भारत की जमीन पर आप पैदा हुए, भारत की धरा पर वो भी पैदा हुआ, अब क्या उसको भी हम कंसीडर करते हैं इंडियन, तब उसके पेरेंट्स वहां के हैं तो सही आ रहा, सही आ रहा, कुछ कुछ समझ रहे हो, बिल्कुल सही है। इंडिया, हाँ बेसिकली जो रूल होता है समझो, ये कॉमन है, इंडिया में सिटीजनशिप होने के लिए बाय बर्थ का जो ऑप्शन है, इसमें आप होने चाहिए प्लस आपके वन ऑफ योर पेरेंट्स, मम्मी या पापा में कोई एक इंडिया में पैदा होना चाहिए, तब जाकर के आप इंडियन सिटीजन कहलाएंगे, इस बेसिस पे आप इंडियन सिटीजन हैं। तो अमेरिकन जो आपने बोला सर क्यों, क्योंकि अमेरिकन के जो हस्बैंड वाइफ थे दोनों अमेरिकन हैं और लड़का उनका यहाँ पे जो बच्चा पैदा हुआ वो इंडियन, तो इसलिए वो इंडियन नहीं मानेंगे। अब आया समझ में, ये कुछ कंसिडरेशन होता है। एनीवे, तो इंडिया में सिटीजन कितने होते हैं, सिंगल। इसका मतलब है जब ये सिंगल वर्ड है इसका मतलब कुछ और भी तामझाम हो सकता है, तो आंसर है हाँ, दुनिया में 3 तरीके की सिटीजनशिप होती है। पहली होती है सिंगल सिटीजनशिप, दूसरी होती है डबल, और तीसरी होती है ट्रिपल सिटीजनशिप। सोचो, सिंगल में है कहां के, इंडिया के, कॉमन है। डबल सिटीजनशिप होती है यूएसए की, नोट कर लीजिए, यूएसए में होती है सेंटर की और दूसरी होती है स्टेट की। सेंटर और स्टेट 2 सिटीजनशिप होती है यूएसए में, और 3 सिटीजनशिप होती है स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की सेंटर,
स्टेट और कैंटन, डिस्ट्रिक्ट की, ये तीन तरीके की आपकी सिटीजनशिप होती है स्विट्जरलैंड में। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप हो रखी तो मार मची हुई है। अब देखें बंगाल में लेके पूरा बवाल मचा हुआ है रोहिंग्या पोहिंग्या को लेकर के कि इनको सिटीजनशिप छोड़ो। अगर मान लो कल को इंडिया में हो जाता कि आप यूपी के भी नागरिक हैं और भारत के भी नागरिक हैं, उल्लू, और तीसरा गाजियाबाद के भी नागरिक हैं, खत्म ही हो जाएगी कहानी। जब सिंगल सिटीजनशिप में मत देख रहे हो रोज क्या हो रहा है, एनआरसी पे एनआरसी नहीं आजकल आ रहा है चीजों को लेकर के, सोच के जैसे इमेजिन करो। इसीलिए ये जो डबल और ट्रिपल सिटीजनशिप वहीं हो सकती है जहां पर पढ़े लिखे लोग हैं। तो अगर कभी आपसे पूछे कि क्या इंडिया में भी डबल सिटीजनशिप को ला सकते हैं, तो आंसर आएगा नहीं। लेकिन जवाब ये मत देना गंवा रहे इंडिया में, इसलिए नहीं आ सकता। रीजन क्या होगा कि इंडिया के लोग उतने समझदार नहीं हैं। आपने गाली दी, बुरा नहीं लगा। आप बोलो किसी को गंवार आदमी तो बुरा लगेगा, आपको बोला इसको ना समझ उतनी अच्छी नहीं है, तो ठीक है, कोई ठीक है। इसी तरीके से आपके घर वाले आपको बोलते हैं, आपको पता नहीं चलता है, वो बोल दिए कि अभी छोटा है ना, समझ नहीं पा रहा, सीधी बात, गधा है, समझ रहे हो। हाँ, सीधा अच्छा, ये तो लेवल है, हमें तो सीधा ही बोलते सर, हमारा कोई समझदारी का खेल नहीं है। खैर, तो ये ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड में इसको कैंटन बोलते हैं, CANTON, जो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं। तो 3 लेवल की सिटीजनशिप होती है आपकी वर्ल्ड में। लास्ट होता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। अच्छा एक चीज बताइए, आपके घर में आप मम्मी पापा 3 लोग हैं फॉर एग्जांपल, तीनों की पावर सेम है कि अलग अलग है? इक्वल है और डिफरेंट? डिफरेंट है, ठीक बात है। आपकी क्या खास पावर है? कोई पावर है? कोई पावर ही नहीं आपकी है, कोई अरे मैं सीरियस पूछ रहा हूं, कोई पावर ऐसा नहीं है जो स्पेशल आपके पास ही हो? यार क्वेश्चन ही पूछना बड़ा गड़बड़ा यार। सीधे लिखाने वाले में मेरी आदत नहीं है सीधे लिखाने को लेकर के, इसलिए मैं पूछ लेता हूं कि भाई चीजें समझ में आ जाए आपको। अच्छा क्या आपके मम्मी पापा में मम्मी की स्पेशल पावर क्या है? अब दिमाग लगाइए, बताइए मुझे, मम्मी की स्पेशल पावर हो जो मम्मी के पास है। घर को मैनेज करने की पावर है, ठीक बात है। पापा की स्पेशल पावर जो केवल पापा की है, बिल्कुल सही बात है, फाइनेंशियल डिसीजन, बिकॉज वो इनकम सोर्स है, सीधी बात है, तो वो डिसीजन ले सकते हैं। अब आए समझ में? मैं फिर घूम के तीसरे, क्योंकि तीसरी ब्रांच पढ़ानी है मुझे यार, समस्या समझो, मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूं आपकी कोई स्पेशल डिजिटल वाली चीजों में लेकर के, हमें ज्यादा पता है इसलिए हमसे पूछते हैं, ऐसा कह रहे हो आप? है हाँ, कुछ हद तक ठीक बात है। जनरली मम्मी पापा आपसे पूछते हैं, सजेस्ट लेते हैं। कुछ है कि पापा तो अलग ही लेवल खतरनाक ही होते हैं, मेरे पिताजी हैं अलग ही लेवल पे हैं, दिन भर मोबाइल चलाते रहते हो, इतना कुछ सीख गए हैं। कई चीजें ऐसे ऐप है जो मैंने नहीं सुने, मेरे का इधर तेरे को चीज दिखाता हूँ मैंने क्या आज, फिर मैं मुंह से आज क्या खोजे, तो उसमें पता नहीं खतरनाक वाली ऐप कर रखे हैं। तो ठीक, बिल्कुल सही बात है, डिजिटल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो उसके लिए सर हमारे ऊपर है, डिपेंड है। फाइनेंशियली हम अपने फादर पे डिपेंड हैं, और जो इंटरनल मैटर है, घरेलू मैटर, उस पे किस पे है? मम्मी पे। तो तीनों की अपनी अपनी हो गई। तीनों की पावर में कोई इंटरफियर करता है? मतलब मम्मी की पावर में पिताजी इंटरफेयर करें, या पिताजी मम्मी या तुम्हारे में कोई करे, तुम्हारा छोड़ देते हैं, वो तो होगा ही होगा। बट डिजिटल वाली इन्फो, जैसे तुम कोई चीज समझा, बहुत ध्यान समझो, बहुत ध्यान से ये समझ जाओगे। डिजिटल इंफॉर्मेशन तुम अपने मम्मी को कुछ समझा रहे हो या पापा को कुछ समझा रहे हो, वो आपको बीच में टोकते कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होता है नहीं, क्योंकि उनको जब आइडिया नहीं है इस चीज को, तभी तो आपसे पूछ रहे हैं ना। बस सेम कहानी है, फाइनेंशियल डिसीजन के लिए आप पापा से नहीं बोलने नहीं यहां मत खर्च करो वहां खर्च करो, ऐसा आप नहीं बोलते। घर पे खाने को लेकर के या जो भी पर्सनल मैटर उसको लेकर के आप मम्मी को नहीं करते। जैसे दोपहर में आप गए, मम्मी ने कोई डिसीजन लिया घर को लेकर के, चीज को लेकर के, जैसे कोई भी घरेलू ऐसा डिसीजन बताओ जो केवल मम्मी का, फॉर एग्जांपल बेडशीट, बेडशीट का जो कलर है वो मम्मी डिसाइड कर रही, मान लीजिए, तो बेडशीट का कलर वो लेके आए, तो मैं मुझे ये कहीं लिया, मेरे लिए स्पाइडरमैन वाली लाई होती। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो सबकी अपनी अपनी पावर है। सेम यहां पे आता है, हमारे यहां जो सेपरेशन ऑफ पावर दी गई है वो कौन सी होगी? लेजिस्लेटिव ब्रांच, दूसरी एग्जीक्यूशन, और थर्ड जुडिशियल। मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे में इनका क्या नहीं है? इंटरफेरेंस किसी का भी नहीं, किसी का किसी में नहीं होता है। ये चीज लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो। इन इंडिया there is no interference, there is no interference in all 3 sections of government, in all
3 section of government, that is execution, legislation, execution and judiciary. If it is so, then there will be a huge conflict. There will be a huge conflict for the smooth running of administration. Smooth running of administration. Full stop. Even our constitution says, under article 51, that there shall be, shall कहाँ लगता है, shall will का यूज पड़ा है ग्रामर में, shall will का यूज कहाँ कहाँ आपने पढ़ा है ग्रामर में, ग्रामर पढ़ी है इंग्लिश में?